डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबियल न्यूट्रिशन के बारे में, यानी जीवाणुओं में पोषण के बारे में। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच केमिकल सब्सटेंसेस और न्यूट्रिएंट्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड यूज्ड इन सेलुलर एक्टिविटीज़। तो वह प्रक्रिया जिसमें कि रासायनिक पदार्थों को या पोषकों को पर्यावरण से लिया जाता है और कोशिकीय क्रियाओं में यह मदद करते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिशंस को न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए और ये कोशिका की संरचना और उसके उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एट्सेट्रा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स यानी सूक्ष्म मात्रिक तत्व ये कम मात्रा में चाहिए और एंजाइम के कार्यों में और प्रोटीन संरचना के मेंटेनेंस में इनकी भूमिका होती है, और इसका एग्जाम्पल है मैंगनीज, जिंक, निकल एट्सेट्रा। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कार्बन बेस्ड विथ मैक्रोमोलिक्यूल्स। सभी ऑर्गेनिजम्स में कार्बन आधारित मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। हैविंग ए फंक्शनल कोर ऑफ कार्बन, ये कार्बन का फंक्शनल कोर है, क्रियात्मक केंद्र है। तो कार्बन जो है वो शरीर के लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, और इसी के आधार पर माइक्रोब्स को या बैक्टीरिया को दो प्रकारों में बांटा गया है कि वो अपना पोषण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स में। नेक्स्ट है एनर्जी। तो लाइट का या एनर्जी का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, उसके आधार पर दो प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। ऐसे बैक्टीरिया जो कि लाइट एनर्जी को अपने भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं उनको फोटोट्रॉप्स कहते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल एनर्जी को अपना भोजन बनाने में प्रयुक्त करते हैं उनको कीमोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है ऑटोट्रॉप्स है। तो ऑटोट्रॉप्स में फोटोट्रॉप्स जो कि लाइट एनर्जी को एनर्जी सोर्स के रूप में काम में लेते हैं, और कीमोट्रॉप्स जो कि केमिकल एनर्जी को एनर्जी सोर्स के रूप में काम में लेते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट यूजेज इनऑर्गेनिक सोर्सेस, जो कि अकार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करता है, उनको लिथोट्रॉप्स कहते हैं। वाइल एन ऑर्गेनिज्म दैट यूजेज ऑर्गेनिक सोर्सेस इज कॉल्ड एन ऑर्गेनोट्रॉफ या ऑर्गेनिक ईटर। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिक या कार्बनिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनको ऑर्गेनोट्रॉफ्स कहते हैं या ऑर्गेनिक ईटर कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ फैक्टर्स, वृद्धि कारक। मेनली 3 ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के लिए अत्यावश्यक है। फर्स्ट है एमिनो एसिड्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है। सेकंड है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। एंड थर्ड है विटामिन्स जो कि एंजाइम को फैक्टर्स के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, भौतिक आवश्यकताएं। इसके अलावा यानी कि न्यूट्रिएंट्स के अलावा, ग्रोथ फैक्टर्स के अलावा कुछ भौतिक आवश्यकताएं भी होती है जो कि उस बैक्टीरिया को उस वातावरण विशेष में बनाए रखने में सहायता करते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोलैरिटी एंड प्रेशर। तो फर्स्ट है इसमें से पीएच। पीएच के आधार पर बैक्टीरिया को 3 प्रकारों में बांटा गया है। न्यूट्रोफिल्स जो कि 7 पीएच पर, यानी कि जो न्यूट्रल पीएच है, उदासीन पीएच है, 7 के लगभग की पीएच के हैबिटेट में ये रह सकते हैं। एसिडोफिल जो कि 7 to 0 जो कि पीएच जो है एसिडिक पीएच है, उस पीएच मीडियम में ये आसानी से रह सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं।
एल्केलिनोफिलस, ये एल्केलाइन एनवायरनमेंट में जिसमें कि पीएच जो है एज हाई एज 11.5 यानी कि 11.5 तक की पीएच में इस प्रकार की बैक्टीरिया आराम से रह सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स। तो टेम्परेचर के आधार पर भी बैक्टीरिया को 4 प्रकारों में बांटा गया है, जैसा कि नीचे डायग्राम में भी दिखाया गया है कि टेम्परेचर जो है -10 to 110 इसमें स्केल पे दिखाया गया है और ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया दिखाई गई है। तो यहाँ पर साइक्रोफिलस फर्स्ट टाइप है। साइक्रोफिलस रिक्वायर्स टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि डायग्राम में भी दिखा रहा है। 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर जो जीवाणु रहते हैं उन जीवाणुओं को साइक्रोफिलस बैक्टीरिया कहते हैं। मीजोफिलस तो शीतरागी बैक्टीरिया साइक्रोफिलस, मीजोफिलस मध्यरागी बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट एट टेम्परेचर्स रेंजिंग बिटवीन अबाउट 20 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, जो कि 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में अच्छे से वृद्धि कर सके, सर्वोत्तम वृद्धि कर सके, ऐसे बैक्टीरिया को मीजोफिलस बैक्टीरिया और मध्यरागी जीवाणु कहते हैं। थर्मोफिलस बैक्टीरिया तापरागी जीवाणु रिक्वायर्स टेम्परेचर अबोव 45 डिग्री सेल्सियस, इनको 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। एंड फोर्थ लास्ट स्टेज है हाइपरथर्मोफिलस, जो है रिक्वायर्स टेम्परेचर अबोव 80 डिग्री। तो ये उच्च तापरागी बैक्टीरिया होते हैं। तो 4 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, शीतरागी, मध्यरागी, तापरागी और उच्च तापरागी जीवाणु। नेक्स्ट है अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को किस प्रकार से ये प्राप्त करते हैं, तो उसके आधार पर यहाँ पर फर्स्ट टाइप है पैसिव और सिंपल डिफ्यूजन, यानी निष्क्रिय या साधारण विसरण के द्वारा। यहाँ तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, निष्क्रिय ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर सिंपल डिफ्यूजन है। Simple molecules and gases such as carbon dioxide, oxygen and water concentration gradient higher concentration outside of the cell than inside the cell। तो इसमें 3 प्रकार से सॉल्यूशंस है, यहाँ पर दिखाए गए हैं डायग्राम में। पैसिव ट्रांसपोर्ट या ऑस्मोसिस यानी परासरण में पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है और बाहर वाला हाइपोटोनिक है। इस कारण से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर से इस सेल के अंदर की तरफ एंटर हो रहे हैं। तो बाहर वाला जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है, अल्प परासरी है। इस कारण से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो अधिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ यानी कि सेल के अंदर की तरफ एंटर हो रहे हैं। सेकंड है आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर भी सॉल्यूशन जो है उसका परासरण और बाहर जो सॉल्यूशन है उसका परासरण दोनों का बराबर है। इस कारण से इसमें जितने वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स वापस सेल से बाहर निकल रहे हैं। थर्ड टाइप है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें बाहर की तरफ जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, अति परासरी है। इस कारण से सेल में से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं। इस कारण से सेल में प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, निर्विघ्न विसरण। तो यहाँ पर 2 प्रकार का विसरण है, एक तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है एंड सेकंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में निर्विघ्न विसरण में इसमें बिना किसी ऊर्जा के कैरियर प्रोटीन्स की सहायता से
अणुओं को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, यानी कि अधिक जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इनको पहुंचाया जाता है। और इसमें कैरियर प्रोटीन जो है, जिनको सामान्यतया परमिएजेज कहते हैं, वो यहाँ पर यूज में आते हैं। ईच कैरियर प्रोटीन टिपिकली एक्सिबिट्स स्पेसिफिसिटी ओनली ट्रांसपोर्टिंग इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल। तो प्रत्येक जो कैरियर प्रोटीन है वो भी विशिष्टता दर्शाता है और विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल्स को या क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसपोर्ट करता है। थर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सक्रिय जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन में, इस तरह के स्थानांतरण में पदार्थों का स्थानांतरण कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत होता है, यानी सांद्रण प्रवणता के विपरीत होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। फर्स्ट है सिंपल डिफ्यूजन। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अधिक कंसंट्रेशन की तरफ प्रवाहित होते हैं, जहाँ पर सॉल्यूट्स जो है, जहाँ अधिक सॉल्यूट्स हैं उस तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रवाहित होते हैं। सेकंड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें कि कैरियर मॉलिक्यूल्स की सहायता से और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और यहाँ पर कैरियर प्रोटीन को परमिएज कहते हैं। थर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट दोनों प्रकार के ट्रांसपोर्ट को पैसिव या निष्क्रिय परिवहन कहते हैं, और थर्ड प्रकार का जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है और इसके लिए ऊर्जा काम में ली जाती है, जो कि एटीपी के रूप में होती है। नेक्स्ट है कार्बन एंड एनर्जी सोर्सेज इन प्रोकैरियोट्स। तो कार्बन और ऊर्जा के स्रोत बैक्टीरिया में एनर्जी सोर्सेज है, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है, एंड कार्बन सोर्सेज है। तो एनर्जी सोर्सेज में फर्स्ट है लाइट। तो लाइट के आधार पर बैक्टीरिया को जो लाइट सोर्सेज को एनर्जी के रूप में काम में ले रहे हैं उनको फोटोट्रॉप्स कहते हैं, पीछे हमने पढ़ा था। सेकंड है केमिकल्स। जो केमिकल्स को एनर्जी सोर्स के रूप में काम में ले रहे हैं उन बैक्टीरिया को कीमोट्रॉप्स कहते हैं। अब यहाँ कीमोट्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिक केमिकल्स को एनर्जी सोर्स के रूप में काम में ले रहे हैं उनको कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स कहते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया जो कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स को एनर्जी सोर्स के रूप में काम में ले रहे हैं उनको कीमोलिथोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बन सोर्सेज। तो कार्बन सोर्सेज भी दो प्रकार के हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में कार्बन जो अवेलेबल है। तो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो कार्बन सोर्स को काम में लेता है एनर्जी के लिए उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन को प्राप्त करते हैं उनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र में यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, तो उस वक्त वायुमंडल की जो फ्री नाइट्रोजन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन ही होती है, लगभग 78% होती है, तो कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि लेग्यूम प्लांट्स की जड़ों में पाए जाते हैं, जड़ों के नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, तो वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। तो कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम है, ये लेग्यूमिनस कुल के प्लांट्स के यानी फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, और ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नाइट्रोजिनेस एंजाइम की सहायता से यह इसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं।
जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया अमोनिफिकेशन का काम करते हैं, इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप है इसका नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिया को कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। इन बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं और इसका उदाहरण है क्लोस्ट्रीडियम, एंट्रोबैक्टर, रोडोस्पिरिलम और क्लोरोबियम। तो ये नाइट्रोजन को, आणविक नाइट्रोजन को अपचयित करके ये स्वतंत्र रूप से रहने वाले बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कुछ कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन का जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं और इसका उदाहरण है नाइट्रोसोमोनास। तो यहाँ पर फर्स्ट बैक्टीरिया जो थे राइजोबियम, जो कि लेग्यूम रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो कि सॉइल में फ्री रहने वाले बैक्टीरिया हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम, एंटेरोबैक्टर। तो यह भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और नाइट्रोसोमोनास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो कि अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो कि इसको नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं और इन बैक्टीरिया को भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं जिनको डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कहते हैं, जिन नाइट्रेट्स का उपयोग नहीं हो पाता है वे अमोनिया में अपचयित कर दिए जाते हैं। तो इनके द्वारा जिन नाइट्रेट्स का उपयोग नहीं होता है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इन बैक्टीरिया को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं और इसका उदाहरण है थायोबैसिलस एंड सुडोमोनास जैसे सॉइल बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर कि रूट नोड्यूल्स के बैक्टीरिया भी है जो कि लेग्यूम कुल के पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। कुछ सॉइल बैक्टीरिया भी हैं और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरिया जो हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करते हैं, उसको फिक्स करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है मिनरल सोर्सेस यानी खनिज स्रोत। फॉर मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड सोर्सेज ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सोडियम एंड क्लोराइड, many other minerals, for example manganese, molybdenum, cobalt, copper and zinc can be provided in tap water or as contaminants of other medium ingredients। तो ये मिनरल सोर्सेज हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स apart from macro and micronutrients, some microorganisms require additional organic compounds in very small quantities which are essential for their metabolism। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन वो उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, उसके उपापचय के लिए अत्यावश्यक होते हैं। और ये ग्रोथ फैक्टर्स हैं विटामिन्स, एमिनो एसिड्स, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स एंड स्टेरॉल्स। नेक्स्ट है ग्रोथ कर्व। क्योंकि जीवाणुओं को जब
उचित मात्रा में पोषक पदार्थ मिलते हैं तब जीवाणु कोशिका जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। उसमें मल्टीप्लिकेशन या कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अब जब फिजिकल एनवायरनमेंट भी उनके अनुकूल हो और उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल रहा हो तो उनकी वृद्धि को हम एक कर्व के द्वारा देख सकते हैं और इस कर्व को ग्रोथ कर्व कहते हैं। इसमें 4 फेजेस पाई जाती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पर टाइम दिखाया है आवर्स में और वाई एक्सिस पर लॉगरिदम ऑफ वायबल सेल्स, यहाँ पर जीवित कोशिकाओं को दिखाया गया है, उनकी संख्या को दिखाया गया है। तो इसमें 4 फेजेज हैं। फर्स्ट है लेग फेज, इसमें फ्यू और नो सेल्स, यहाँ पर बहुत कम बैक्टीरियल सेल्स उपस्थित होती है। सेकंड है जिसको लॉग फेज कहते हैं या लॉगरिदम ग्रोथ फेज कहते हैं। यहाँ पर जैसा कि इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है, बैक्टीरियल सेल्स मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ी से होता है और वायबल सेल्स यहाँ पे दिखाई गई है। थर्ड है स्टेशनरी फेज, स्थिर प्रावस्था, जिसमें कि बैक्टीरियल सेल्स में मल्टीप्लिकेशन जो है अब स्टेबल हो जाता है। एंड फोर्थ है डेथ और डिक्लाइन फेज है। यहाँ पर नॉन वायबल सेल्स जो है टेस्ट ट्यूब में आपको काफ़ी ज़्यादा संख्या में दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल फ्यू सेल्स दिखाई दे रही हैं। सेकंड टेस्ट ट्यूब में वायबल सेल्स की संख्या बहुत अधिक है। थर्ड स्टेशनरी फेज में 50-50 है, 50 नॉन वायबल सेल्स हैं एंड 50% वायबल सेल्स है। एंड फोर्थ डेथ और डिक्लाइन फेज में वायबल सेल्स की संख्या बहुत कम है जबकि नॉन वायबल सेल्स की संख्या बहुत अधिक है। तो इस प्रकार से ग्रोथ फेज जो कर्व हैं उसमें 4 फेजेज हमने अभी देखी थी। फर्स्ट है लेग फेज, एन इंक्रीज इन साइज ऑफ बैक्टीरिया बट नो इंक्रीज इन नंबर। तो यहाँ पर बैक्टीरिया साइज में तो बढ़ता है लेकिन उसकी संख्या नहीं बढ़ती है। ड्यूरेशन वेरीज विथ द बैक्टीरियल स्पेसीज, नेचर ऑफ कल्चर मीडियम, इंक्यूबेशन टेम्परेचर एट्सेट्रा। तो यह जो है ड्यूरेशन, लेग फेज का ड्यूरेशन जो है बैक्टीरियल स्पेसीज के साथ में चेंज होता है, कल्चर मीडियम के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, इंक्यूबेशन टेम्परेचर पर निर्भर करता है, मे वेरी फ्रॉम 1 आवर टू सेवरल डेज। और इसका ड्यूरेशन जो है वो 1 घंटे से लेकर कई दिनों का हो सकता है। सेकंड है लॉग फेज, रैपिड एक्सपोनेंशियल सेल ग्रोथ, यहाँ पर कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं, ग्रोथ रेट इज़ दी हाई ग्रेटेस्ट, यहाँ पर वृद्धि दर जो होती है वो सर्वाधिक होती है। तो कोशिकाएं जो हैं बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती हैं, उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। थर्ड है स्टेशनरी फेज या स्थिर प्रावस्था, बैक्टीरियल ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टॉप्स कंप्लीटली ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि आवश्यक पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है। लैक ऑफ वाटर ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। चेंज इन पीएच ऑफ द मीडियम, माध्यम का पीएच चेंज हो जाता है। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ देयर ओवन टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्टेज, और उनके खुद के द्वारा जो निर्मित विषैले पदार्थ है, उपापचयी पदार्थ है, तो उनका एक्यूमुलेशन, उनका संग्रहण उस माध्यम में होना शुरू हो जाता है। इस कारण से बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। फोर्थ है डिक्लाइन फेज, तो यहाँ पर वापस पॉपुलेशन डिक्लाइंस ड्यू टू डेथ ऑफ सेल्स, यहाँ पर जो जनसंख्या है वो वापस कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि कोशिकाओं की मृत्यु होना शुरू हो जाती है। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड ऑटोलाइटिक एंजाइम्स एंड एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो 3 कारणों से मुख्य रूप से है। एक तो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, उनका एक्यूमुलेशन, सेकंड है ऑटोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा, और तीसरा है उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो जाए। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो इस बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का क्या महत्व है? तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो है वो आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें आपको 4 जो कर्व उसमें ग्राफ की फेजेज के बारे में बताना है।
ग्राफ बनाना है और उसका सिग्निफिकेंस लिखना है। तो सिग्निफिकेंस है इसका, द स्टडी ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज इम्पोर्टेंट व्हेन एमिंग टू यूटिलाइज और इनोकुलेट नॉन नंबर्स ऑफ बैक्टीरियल आइसोलेट। जब हम ज्ञात संख्या के बैक्टीरिया को पृथक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टू एनहेंस प्लांट ग्रोथ, मान लीजिए कि हमें पौधे की वृद्धि को बढ़ाना है, इंक्रीज बायोडिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक ऑर्गेनिक्स एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स और अदर नेचुरल प्रोडक्ट्स एट एन इंडस्ट्रियल स्केल। तो इसका बायोडिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक ऑर्गेनिक्स के लिए या एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन के लिए या कोई दूसरे नेचुरल प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए जिनको कि वो व्यापारिक स्तर पर प्राप्त करना है, तो उसके लिए सेकंड है इम्पोर्टेंट फ्रॉम बोथ ए रिसर्च एंड कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। रिसर्च के लिए भी और व्यापारिक दृष्टि से भी इसका इम्पोर्टेंस है। थर्ड है ग्रोथ काइनेटिक्स इज आल्सो यूजफुल फॉर असेसिंग वेदर पर्टिकुलर स्ट्रेंथ्स ऑफ बैक्टीरिया आर एडेप्टेड टू मेटाबोलाइज सर्टेन सबस्ट्रेट्स सच एज इंडस्ट्रियल वेस्ट और ऑयल पॉल्यूशन। जब उसको एनवायरमेंटल क्लीनिंग के लिए काम में लेते हैं तो यह देखा जाता है कि वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को या ऑयल पॉल्यूशन को मेटाबोलाइज, उसको उपापचय कर पाता है, उसके सब्सटेंसेस को उपापचय कर पाता है, यानी कि उसको अपनी सेल के लिए यूज़ में ले पाता है या नहीं ले पाता है, तो इसका पता लगाया जाता है। बैक्टीरिया दैट आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स, महासागरों में फैले हुए तेल को साफ करने के लिए जो जीएम बैक्टीरिया हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया हैं, फॉर एग्जांपल कैन बी ग्रोवन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स, जो कि जटिल हाइड्रोकार्बन्स की उपस्थिति में वृद्धि कर सकते हैं, टू एंश्योर दैट देयर ग्रोथ वुड नॉट बी रिप्रेस्ड बाय द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ऑयल। यह पता लगाया जाता है कि उनकी वृद्धि जो है वो ऑयल की टॉक्सिक इफेक्ट के कारण रिप्रेस नहीं होगी। Similarly, the slope and shape of growth curves produced from bacteria grown with mixtures of industrial waste products can inform scientists whether the bacteria can metabolize the particular substance and how many potential energy sources for the bacteria can be found in the waste mixture. इसके अलावा एक और भी है जिसको फार्मास्यूटिकल्स यूज़ में लेते हैं, जैसे आपने दवाई की बोतलों पर या हर खाद्य पदार्थ पर एक्सपायरी डेट देखी होगी। तो एक्सपायरी डेट का मतलब यह है कि उस वक्त बैक्टीरिया जो है वो लेग फेज में उपस्थित है, उसके बाद में एक्सपायरी फेज के जस्ट बाद में, एक्सपायरी डेट के जस्ट बाद में वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो लोग फेज में आ जाते हैं, यानी कि असीमित संख्या में वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और वो यूज़ में लेने वाले या कंज्यूम करने वाले इंसान पर या जंतु पर वो एडवर्स इफेक्ट डाल सकते हैं। इसलिए हर खाद्य पदार्थ पर, मेडिसिन्स पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। तो कल हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल कल्चर के बारे में। थैंक यू।